किसका होगा राज तिलक। 3 राज्यों में इस समय वोटिंग जारी है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की और गोवा की। जबरदस्त उत्साह है मतदाताओं में। तीनों राज्यों में वोटिंग इस समय जारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए 55 सीटों पर इस समय वोट डाले जा रहे हैं। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा की सभी सीटों पर एक ही दिन यानी आज मतदान हो रहा है। सहारनपुर और मुरादाबाद में सबसे तेज इस समय मतदान है। उत्तराखंड में 1 बजे तक 35.21% मतदान हो चुका था और ये आप मतदान की गति देख रहे हैं, कितना उत्साह आमतौर पर नजर आता है। सहारनपुर में देखिए 42% से ज्यादा हो चुका है, बिजनौर में 38, मुरादाबाद में 42, संभल में भी 38% मतदान अब तक हो चुका है। अब बस 3 घंटे बचे हैं। तो आप सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल की तस्वीर देख रहे हैं। हम आपको उन 55 सीटों की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर दूसरे दौर में मतदान जारी है इस समय तेज गति से। रोहेलखंड की यह लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके समझे जाते हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ताजा तस्वीर के लिए हम आपको अपने सहयोगियों के साथ के पास लिए चलते हैं। मौसमी सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, संभल से इस समय जुड़ रही हैं। दिलीप सिंह राठौर खटीमा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई रिपोर्टर आज तक के हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करेंगे। अगर संभल की तस्वीर की बात की जाए तो संभल में 2-2 का हिसाब अब तक रहा है, लेकिन यह बिल्कुल गढ़ है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस समय किस तरह का मतदान चल रहा है और इसके क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल गौरव, देखिए आपको बता दें, आपने सही कहा कि गढ़ है और लगातार आज तक सुबह से सारी कवरेज दिखा रहा है। पहले हम लोग संभल विधानसभा क्षेत्र में थे और इस वक्त हम अगर आपको दिखाएं तो ये चंदौसी विधानसभा है। 2-2 का जो स्कोर है यहाँ पे। चंदौसी वो सीट है जहाँ पे भाजपा जो है जीती थी 2017 में और यहाँ से गुलाब देवी वो राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में और वो दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि गुलाब देवी के खिलाफ जितने प्रत्याशी हैं महिला पद प्रत्याशी हैं और लगातार जो महिला वोट बैंक है उसको लेके इसमें घमासान मचा हुआ है। तो देखना होगा कि क्या नतीजे होते हैं। पर अगर संभल, पूरे संभल की बात करें तो संभल बेशक मुलायम सिंह यादव गन्नौर सीट से मुख्यमंत्री रहे थे। यहीं से समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता आते हैं जो लगभग 30 साल से विधायकी जीतते आए हैं और अगर हम मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करें तो संभल की जो सीट है उसमें सारे प्रत्याशी मुस्लिम हैं, सिर्फ भाजपा ने एक अलग कैंडिडेट लड़ाया है। तो ये सब जो समीकरण है, ऐसे में देखना होगा कि क्या भाजपा, क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़, अपने किले को बचा पाती है या नहीं। गौरव, बहुत दिलचस्प बात आपने की। एक मुस्लिम बहुल इलाका, समाजवादी पार्टी का गढ़, और प्रश्न अब यह उठ रहा है क्योंकि लगभग सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े किए हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बटेंगे? और इसी के बारे में चेतावनी समाजवादी पार्टी ये दे रही थी कि जो उनकी भाषा में उसे कह रहे हैं कि फेक मुस्लिम से आप बचे और असली वोट ही दे। इसके क्या मायने हैं, मौसमी से हम ये चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अगर रामपुर की बात की जाए, मिलन, रामपुर की जो छुरी है वो इस बार किसको काट रही है? 2-3 का आंकड़ा, और रामपुर में जो आंकड़ा है वो सपा के पक्ष में रहा 2017 के चुनावों में भी। अगर बड़ी तस्वीरों को देखा जाए, जब यह कहा जा रहा था कि एकाएक बीजेपी ने पूरे क्षेत्र को कैसे अपना वर्चस्व स्थापित किया। जी बिल्कुल, देखिए रामपुर का जिक्र आता है तो 2 चीजें सामने आती हैं। पहली तो रामपुर की छुरी और दूसरा आजम खान। आजम खान इस वक्त जेल में है, लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रत्याशियों को उतारा गया है चुनाव में, यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं, हिंदू प्रत्याशी भी हैं। बीजेपी से यहाँ पर आकाश सक्सेना खड़े हैं जिन्होंने काफी मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके कारण आजम खान आज जेल में है। लेकिन जिस तरीके का, गौरव, मैं और आप चुनाव देखते थे रामपुर का, वैसा चुनाव इस वक्त नहीं रहा है। कई बयानात आजम खान की
तरफ से आते थे जो इस चुनाव में हमें सुनने को नहीं मिले, लेकिन उनकी तरफ से अब्दुल्ला फ्रंट फुट पर फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अकेले पूरा चुनाव वो संभाल रहे हैं। लोगों के मन में जिस तरीके की सहानुभूति है उसको देख के लगता है कि हाँ, रामपुर शहर में और स्वार शहर में अब्दुल्ला और आजम शायद अपनी सीटें बचा पाए इस वक्त, क्योंकि जो नवाब परिवार से अब इनका सीधा कॉन्टेस्ट हो चुका है। नावेद मियां जो रामपुर की सीट से लड़ रहे हैं और हमजा उनके बेटे जो स्वार से लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो कॉम्बिनेशन कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, वो चैलेंज है वोटिंग परसेंटेज का, जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा भी अगर माने जाए, 60% से ज्यादा माने जाए, अगर वहां के बूथ्स पर ज्यादा पोलिंग होती है तो हम देखेंगे देयर विल बी अ राइज, एक बढ़ोतरी दिखेगी वहां पर वोट्स पर। लेकिन जहां हिंदू पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर अगर पोलिंग ज्यादा होती है तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कास्ट कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है समाजवादी पार्टी का। उनका यह भी कहना है कि आजम खान को जेल में रखा गया और ऐसे कई नेता हैं जिनको जेल से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता ये कहना चाह रही है कि आजम खान ने विकास का काम किया है रामपुर शहर के लिए। हालांकि स्वार में जो काम होना था वो काफी रुका है। 2016 में सपा की सरकार के बाद 2018 में जब सरकार बदली तो काफी चीजें वहां पर बदली। और कहते हैं अब्दुल्ला जब हमसे बात कर रहे थे कि लड़ाई उनकी भाजपा या कांग्रेस या किसी सरकार से नहीं है, उनकी लड़ाई यहाँ की इंतजामिया से है। वो ब्लेम करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को विकास के कामों को रोकने के लिए, और वो बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। वो यही कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं रामपुर शहर और स्वार शहर के, उन्हें वोट देंगे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से लोग सामने आते हैं। लेकिन रामपुर में पोलिंग प्रतिशत जो है अभी 40% से ऊपर जा चुका है। गौरव, और अगर ज्यादा वोट पड़ता है तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि एक तरह से यह प्रतिष्ठा की लड़ाई इस समय चल रही है इस पूरे क्षेत्र में। और इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी रालोद समाजवादी पार्टी एक तरह से कहे तो पहले फेज में तो उनको डायरेक्ट उनको लग रहा था कि एक बड़ी बढ़त मिल पाएगी। इस फेज से बहुत ज्यादा उम्मीद है जो MY मुस्लिम यादव वोट बैंक की बात की जाती है उस पर। लेकिन क्या इससे रिवर्स पोलराइजेशन भी हो रहा है? बदायूं की क्या तस्वीर है? आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशुतोष, 6 सीटें बदायूं में, उसकी अगर बात करें तो 2017 में 5 बीजेपी के पक्ष में गई थी, महज 1 समाजवादी पार्टी को मिली थी। क्या ये रिवर्स पोलराइजेशन था और उसी को रोकने का प्रयास इस बार चल रहा है सपा द्वारा? देखिए गौरव, ये इस पूरे बेल्ट में जब पिछली बार की अगर हम देखें तो 55 में से लगभग 35 सीटें बीजेपी के पास थी, और जब वो एक तगड़ी लहर थी और उसके बावजूद 15 सीटें सपा ले गई, कांग्रेस ने भी खाता खोला था। जहां तक बदायूं की बात है, देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है तो ध्रुवीकरण हो जाता है। अब ये समझना होगा, शायद नतीजों के बाद ये स्पष्ट हो कि वो ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर है या जातीय आधार पर है। खासकर बदायूं जिले की अगर बात होगी, देखिए इसमें 1-2 सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, अच्छी खासी भूमिका में है, अच्छे प्रतिशत में है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ओबीसी वोटर जो है वो सबसे ज्यादा निर्णायक होते हैं। उसमें आप शाक्य हो जाएंगे, लोधी होंगे, कुर्मी होंगे, खासकर जो कुर्मी महासभा, इन सबसे लोगों ने अपील की, सभी पार्टियों ने, कि वो उन्हें सहयोग दें। तो यादव मुस्लिम, ये MY फैक्टर एक तरफ अगर सपा के साथ जाता है तो ये देखा जाता है कि जो पारंपरिक वोट से जो ओबीसी के दूसरे चंक हमेशा बीजेपी को वोट करते रहे, वो गैर यादव ओबीसी इस चुनाव में किसके साथ खड़े हैं। और जहां तक बदायूं जिले की बात है, शायद वो गैर ओबीसी के हाथ में ही यहां की 6 सीटों का नियंत्रण होगा। बहरहाल सुबह से जो पोलिंग की पहले 2 घंटों में रफ्तार सुस्त थी, उसने काफी रफ्तार पकड़ी और बहुत संभव है कि बदायूं जिले में अकेले 70% से ज्यादा मतदान हो। अब मैं जहां खड़ा हूं, चूंकि ये दिल्ली का रास्ता है, छोटे छोटे जो स्कूल है पोलिंग बूथ पर कहीं 2 हैं, कहीं 3-4 ऐसे बनाए गए हैं। मतदाता कम संख्या में है लेकिन आ जरूर रहे। तो हो सकता है संभव कि 6 बजे तक जब ये मतदान खत्म हो तो लगभग 70% मतदान यहां का जिला निर्धारित करे। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने महिलाओं को सबसे ज्यादा संख्या में बूथों पर आते देखा है। तो अगर ओबीसी फैक्टर एक डिसाइसिव फैक्टर होगा तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं उसमें निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। गौरव, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक ओबीसी किसके साथ है, चाहे कुर्मी हो चाहे लोध हो, उनका वो किसके पक्ष में वोट दे रहे हैं, और महिलाएं। और मौसमी, आप लगातार इस पूरे बेल्ट में रिपोर्टिंग करती आई है। इससे पहले कि मैं उत्तराखंड जाऊं और दिलीप से बात करूं, मौसमी, अगर महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं तो क्या मायने निकाला जाए इसका, क्या मायने निकाला जाता है आमतौर पर?
नहीं बस नहीं मिली सर, मैंने ऑटो लिया। देखिए गौरव, कहीं ना कहीं महिला वोटरों पर लगातार सभी पार्टियों की नजर रहती है, क्योंकि काफी सिंसियरिटी से वोट करने के लिए निकलती हैं और काफी क्रिटिकल होती हैं, पर उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। और लगातार हमने देखा है कई बारी सड़क पर भी जब हम लोग ऐसी वॉक्स पॉप ले रहे होते हैं तो महिलाएं रोककर हमको बोलती हैं कि सुरक्षा का मसला उनके लिए काफी अहम है। तो लगातार मैंने देखा है कि सुरक्षा का मसला महिलाएं उठा रही हैं। और संभल में भी अगर आप बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं के कैंपेन के तहत संभल में उन्होंने एक महिला कैंडिडेट दी है, निदा अहमद, या यहाँ पे बात करें तो सभी महिला प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को भी लगता है कि काफी अहम वोट बैंक रहा है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं ये वीक फुटिंग माना गया है, क्योंकि एक तरफ डिम्पल यादव है जो लगातार जब 2017 के चुनाव के पहले भी लगातार पब्लिक में उतरी थी, उन्होंने वोट मांगा था अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के लिए, पर काफी कमजोर विकेट में समाजवादी पार्टी मानी जाती थी पहले पास्ट में कि महिलाओं की वोट बैंक को लेके, और ये बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है। हालांकि देखना होगा कि मूड या रुझान इस बार किस तरफ है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। पर अभी भी जिस आप देखिए भारी तादाद में यहाँ पे सिर्फ आपको महिलाएं नजर आएंगी। लगातार हम सुबह से देख रहे हैं सारी लाइनों पर जो लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें महिलाओं की हैं, तो काम धाम सब छोड़ छाड़ के आ रही हैं। और यही वजह है कि 2-3 वोट बैंक्स, एक तो दलित वोटर्स और दूसरे महिला वोटर्स काफी क्रिटिकल है भाजपा के लिए, काफी पिवटल है भाजपा के लिए, क्योंकि एक महिला सुरक्षा का मसला उठा रहे हैं और एक भाजपा की तमाम जो स्कीमें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन योजना हो या फिर विकास की योजनाएं, उसके लिए भाजपा ने लगातार उसका प्रचार किया है। तो ये दोनों वोट बैंक सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, दलित और महिला। गौरव, दिलचस्प बात आप कर रही हैं, चाहे महिला वोटर हो, चाहे दलित वोटर हो, ओबीसी वोटर हो, और ओबीसी वोटर में भी जिस तरह का वो अलग अलग उनमें समीकरण बैठाए जाते थे, किस दिशा वो वोट दे रहे हैं और इसका क्या मायने है। खैर 10 तारीख को तो स्थिति साफ हो जाएगी। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन 1 मिनट के चलिए आपको जल्दी से उत्तराखंड में लिए चलते हैं। खटीमा से दिलीप सिंह राठौर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दिलीप, आज के दिन भी वोटिंग जब काफी तेज रफ्तार से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चल रहे हैं। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि बीजेपी आज भी वोटरों को लुभाने के लिए, चाहे वो शराब की बात करे या और आरोप लगाए, वो कह रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी पलटवार करते हुए कह रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस ने हार मान ली। असल स्थिति इस समय जमीन पर क्या है, वोटर किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? देखिए गौरव, वोटर की अगर हम बात करें तो वोटर इस समय पूरी तरह से उन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं जो जमीनी हक मानते हैं वो अपना। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। फिर अगर हम बाकी विकास की बात करें, क्योंकि लोगों का यहाँ पे कहना है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट में हमें साफ तौर पर यह जानने को मिला कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विकास अभी चला नहीं है, विकास अभी दौड़ा नहीं है, तो विकास के मुद्दे को बहुत बड़ा मानते हैं वोटर। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो खटीमा में सुबह वोटिंग की रफ्तार धीमे थी, बीच में थोड़ा तेज हुई, लेकिन अब फिर से एक बार धीरे हो चुकी है। पिछले अगर 2017 के चुनाव की हम बात करें, 2022 से पहले 2017 के चुनाव में अगर हम जाते हैं तो 2017 के चुनाव में भी जीत और हार का मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं था। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो मात्र 2000 के करीब वोट से जीते थे और बड़ी कड़ी टक्कर दी थी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी के जो खिलाफ खड़े हुए थे कापड़ी। तो ऐसे में ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकाबला इस बार भी बेहद कड़ा है। आरोप और प्रत्यारोप के दौर पूरी तरह से जारी है। सिर्फ आज की बात नहीं, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तब से हरीश रावत पूरी तरह से लगे हुए हैं भाजपा सरकार को घेरने में, और इसका जवाब भाजपा सरकार इस बात को लेकर दे रही है कि हरीश रावत ने अपनी हार मान ली। उनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम नहीं चाहते थे कि वो रामनगर से चुनाव लड़े। याद होगा आपको कि रामनगर से पहले उनका टिकट डिक्लेयर हुआ था, लेकिन बाद में आपसी मतभेद को माना गया और उनका टिकट चेंज करके लाल कुआं की तरफ कर दिया गया। चलिए, तो अब लोगों का ये मानना है कि बचे हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर थी। जी
उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान इस समय जारी है। क्या कहना है स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के प्रभारी का, राज्य प्रभारी का? आइए हम आपको सुनवाते हैं। करने के लिए हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। सर, इस बात का क्या मतलब है, क्या संकेत है इसका? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट नीति है। सपा के शासन में गुंडों का उदय होता है, हमारे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय होता है। उसको पक्का मकान देना है, उस गरीब को आवास देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, शौचालय देना है कि उसकी बहू बाहर न जाए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना है कि इलाज करवा सके, किसी से कर्ज न ले, किसान सम्मान निधि देता हूं कि समय से खेती कर ले, टेल तक पानी पहुंचे और घर तक भी स्वच्छ पानी पहुंचे। इस आधार पर हम काम करते हैं, गरीब के कल्याण। दूसरा, कानून का राज है। कानून व्यवस्था ऐसा है कि सुरक्षित बेटी हमारी मां रहे घर में, अपने पति का इंतजार न करे। जैसे सपा शासन में कब लौटेगा मेरा पति, बिना बेटा ट्यूबवेल से पानी देकर, खेत से पानी देकर लौटेगा कि भी नहीं लौटेगा। आज 12 बजे रात को शादी समारोह से मुस्लिम हो चाहे हिंदू बेटी हो सुरक्षित घर पहुंचती है, कोई भय नहीं रहता है। ये बात कानून के खिलाफ काम करने वाले लोगों के लिए थी? नहीं, गुंडों के ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही। जो सरकारी प्रॉपर्टी गरीबों को, हमें एक मिला आज ना, बोला भाई साहब कहां से सपा सरकार आएगी। हमारे एक मित्र थे, वो लंदन चले गए 3 महीना घूमने के लिए, लौट कर आए तो उसकी कोठी पर एक आदमी सपा का, उसे पूछे भैया आप कैसे खाली करो? बोला नहीं तुम कोर्ट में जाओ तुम्हें खाली होगा। बताओ, ये दुर्दशा होती है अराजकता। तो क्यों सपा को आने देंगे? सब मकान दुकान सब कब्जा कर लेंगे। ये कोई सरकार चलाती है? और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान इस समय चल रहा है। तेजी से वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। अभी तक बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 1 बजे तक की अगर बात करें तो 35.21% मतदान हो चुका था। तो आप ये तस्वीर इस समय देहरादून की हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की दिखा रहे हैं, हल्द्वानी की दिखा रहे हैं, अलग अलग भाग की। चाहे हम बात करें खटीमा की, जहां मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, वो खुद वोट डालने पहुंचे। उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए हैं। 31% से ज्यादा मतदान हो चुका था। उत्तराखंड में हम जो भी चुनाव में गए हैं, हमने मुद्दा जो जनता के सामने है, एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड की जनता काम को प्राथमिकता देगी, न कि कारनामों को। ये उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी ने एक तुष्टीकरण, जो हमेशा से उसके डीएनए में जो उसके तुष्टीकरण है, उसको फिर से उत्तराखंड में जो है एक वर्ग विशेष का बोर्ड लेने के लिए किया है, यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात की है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और इस बार करारा जवाब देगी। मैं आश्वस्त हूँ, इस बार 60 पार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ के लोग चुनेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा। आप नासमझी में आप कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, ये बताइए, और राज्य का विषय है। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी जी का स्थान जो है श्री पुष्कर धामी लेने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात कह सकते। अदरवाइज जो है, जो जिस गुरु ने उनको पढ़ाया, उस गुरु ने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज तुम्हारे अधिकार में, कौन सी तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। भाजपा ने अंतिम सहारा, उनके मुख्यमंत्री से लेकर के उनके मंत्रीगण, दूसरे लोग शराब, कुकर, साड़ी आदि बांटते हुए देखे गए हैं और उनके वीडियो वायरल हुए हैं। 12 मेरे पास ऐसे वीडियोज हैं जिनको देखने के बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मैंने आक्रोश में एक भी पोस्ट भी डाली। और मैं समझता हूं कि यदि इलेक्शन कमीशन ठीक से संज्ञान लेगा तो इनके वो 12 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो महज इस समय करीब 2.5 घंटे की पोलिंग बची है, लेकिन आज सवेरे से ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज था। जहां एक तरफ पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एक समान सिविल कानून लाने की बात कर रहे हैं, वहीं हरीश रावत उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र के विषय पर राज्य सरकार क्यों बोल रही है या राज्य के मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं। क्या
ये एक तरह की राजनीति हो रही है। और फिर वही आरोप और प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है या शुक्रवार को छुट्टी देने की बात की जा रही है कांग्रेस द्वारा। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है उत्तराखंड में चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इन सब के बीचों बीच एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का भी है। और अब देखना यह होगा कि वोटर, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वोट डालने के लिए तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन किस पर विश्वास होगा वोटरों का, ये उत्तराखंड में बेहद दिलचस्प होगा। पुष्कर सिंह धामी ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आएगी और वो विकास की बात भी कर रहे हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा की बात हो या फिर चारधाम कॉरिडोर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। लगातार तो हम आपको जमीनी स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगह प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, वोटर क्या कह रहे हैं, भुवन कापड़ी क्या कह रहे हैं। चलिए आपको बिल्कुल अभी पहले वो सुनवाते हैं। भुवन कापड़ी कांग्रेस का एक बड़ा नाम जो इस समय टक्कर दे रहा है खटीमा विधानसभा में चीफ मिनिस्टर धामी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, क्या काम ऐसे किए हैं कि जनता आपको वोट दे? क्यों दे वोट आपको? देखिए, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की बदहाली और जो है कि छात्रों को एडमिशन न मिलना, किसान बिल, एक ये बड़ा कारण है इसके कारण कि लोग परेशान हैं। आज आम आदमी का 3 वक्त का चूल्हा जल पाना मुश्किल हो गया है। युवा पिछले 5-7 साल से बेरोजगार भटक रहा है, उम्र निकलती जा रही लेकिन नौकरी नहीं निकल रही है। छात्र एडमिशन के लिए परेशान हैं। जो सरकारी इसको कॉलेजों में हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते थे, वहाँ छात्र संख्या इन्होंने 75% कम कर दी यूजीसी का हवाला देके। तो हर व्यक्ति अपने बेटे या बेटी के ऊपर इतना सक्षम नहीं है कि इतना खर्चा कर सके, तो उससे हमारा जो छात्र है वो परेशान है, 12th पास किया हुआ छात्र। और उत्तराखंड से चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोवा। गोवा की 40 सीटों पर भी इस समय वोटिंग जारी है। यहां भारतीय जनता पार्टी दावा तो यह कर रही है कि वो जीत की हैट्रिक लगाएगी और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस ये कह रही है कि पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हम थे, लेकिन इस बार हम सरकार बनाएंगे, ये कांग्रेस का दावा है। और देखिए, कांग्रेस में वोटर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा मतदान हो चुका था गोवा में और ये वोटरों का उत्साह दिखा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की वोट डालने के लिए आए और उनका तो ये दावा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी के बारे में एनालिस्ट काफी बड़ी बातें कर रहे हैं और काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर प्रमोद सावंत का यह दावा है कि ये एक डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी छवि, काम और उनकी विरासत को वो आगे लेकर जाएंगे। तो ये डॉक्टर प्रमोद सावंत का दावा है इस समय। लेकिन इन चुनावों में जो बहुत ही दिलचस्प बात है कि आमतौर से चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो होते थे। इस बार आम आदमी पार्टी भी है और बंगाल से तृणमूल कांग्रेस भी। उत्पल भी नहीं विन करेगा और माइकल लोबो भी विन नहीं होगा। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहे, किसी को किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजोरिटी से आ रही है। सर, भाजप प्रथमच 40 जागावर निवडणूक लढवत आहे। अब भारतीय जनता पार्टी पहली बार 40 जगह पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और हमें विश्वास है कि इस बार जिस तरह से हमने काम किया है तो पूरा बहुमत की सरकार हमें यहाँ पे मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और उनकी धर्मपत्नी इस नाते से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम
साकली मतदार संघ से जीतेंगे ही, और उसके साथ ही डॉक्टर प्रमोद सावंत 22+ सीट लेके वो जीत के आ रहे हैं। और इसी विश्वास पे हम कह रहे हैं, क्योंकि हर एक मतदाता को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है और उन सभी लोगों को एक स्थिरता और विकास देने वाली सरकार, डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। सो इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट करें। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बड़े नेता थे, उनके निधन के बाद ये पहला सार्वजनिक इलेक्शंस है, तो डेफिनेटली फिर भी हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मात्रा से सभी जगह पे कैंपेन कर पाए हैं। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 22 पार करेगी। I have got very good response, and I will request every person from Panji and Goa and wherever today the elections are happening. ये ऐतिहासिक ऐसा टाइम है कि हमको गोवा को बर्बाद करने के लिए बीजेपी को वोट करना है या गोवा को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करना है। ये आज मतदान है। पल ने ऑलरेडी जाहिर कर दिया है कि वो सब लोगों को बोला है थ्रू सोशल मीडिया, through press and electronic, that he will not support the Bharatiya Janata Party government in this term. और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से होशियारपुर जाने की इजाजत नहीं दी गई। शुरू में इजाजत थी, लेकिन उसे रोक लिया गया। क्यों? कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, रोकने को कहा गया। चरणजीत सिंह चन्नी को होशियारपुर में राहुल गांधी के साथ एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होना था, इसके लिए जाना था। चन्नी का आरोप यह है कि राजनीति के चलते उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत होने के बावजूद लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई। 6 बजे की हेलीकॉप्टर की टेकिंग ऑफ परमिशन के बावजूद तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं चरणजीत चन्नी को इंतजार करते हुए। हेलीकॉप्टर में भी बैठे रहे, उतरकर बाहर पर भी आ गए हैं और अभी भी लग रहा है कि इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसा है कि आज होशियारपुर में रैली थी। मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से 11 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन जब मैं जाकर हेलीकॉप्टर में बैठा, जबकि मेरे पास परमिशन भी थी, वहाँ लैंडिंग की भी परमिशन थी, तो इन्होंने मुझे रोक दिया कि जी आप अभी उड़ नहीं सकते, आगे से क्लियरेंस नहीं हो रही है। तो मैं 11 बजे से अब 1:30 बज गया है, 2.5 घंटे से ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ हूँ खाली, और क्लियरेंस नहीं दे रहे। और ये मतलब प्रचार रोकना ये ज्यादा अच्छी बात नहीं। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीति है? वजह ये दी जा रही है दरअसल कि प्रधानमंत्री ने यूपी से, कानपुर से यहाँ पर आना था, तो उसकी वजह से नो फ्लाई जोन बना दिया गया एरिया को। ये नो फ्लाई जोन, अब मुख्यमंत्री भी अपने आप में मुख्यमंत्री होता है स्टेट का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी जहाज उतरने दो, मेरा हेलीकॉप्टर भी उतरने दो। अब मेरे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सीएम साहब, इसके लिए जो प्रक्रिया है, परमिशन आप लोगों ने ली थी? हमने 11 बजे की यहाँ से उड़ने की और वहाँ उतरने की परमिशन हमारे पास है, तो ये अचानक कैंसिल करना सही नहीं है। तो राहुल गांधी जी फिलहाल रैलियां कर रहे हैं, होशियारपुर में उनकी रैली हो चुकी है। मैंने वहाँ जाना था ना, मैंने वहाँ बोलना था, तो मुझे रोक दिया गया है। कोई बात नहीं। अभी मैंने इसके बाद सुजानपुर जाना है, वहाँ की भी क्लियरेंस नहीं हो रही, तो ऐसे कोई बात नहीं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लूंगा। लोग मुझे जानते हैं और मेरी सुनते हैं, लेकिन ये राजनीति में कोई अच्छा रुझान नहीं है जो हो रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में, जब प्रचार की ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की कोई टैक्टिक्स की गई है कि आप यहीं पे फंसे रह जाएं? ये तो साफ है। अब मैंने जाना था, वो मुझे कह रहे हैं 1 घंटे मिल जाएगी, 1 घंटे में मिल जाएगी। 2.5 घंटे लगा दिए हैं। 2.5 घंटे में गाड़ी में चला जाता। अगर मुझे कल ही परमिशन ना देते तो मैं सुबह गाड़ी में पहुंच जाना था वहां, लेकिन ये गलत है ये। और इस समय एक बार फिर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 52%, लगभग 52% मतदान हो चुका है 55 सीटों पर, और ये दोपहर 3 बजे का आंकड़ा है।
51.93 यानी लगभग 52% मतदान अब तक हो चुका है। 55 विधानसभा क्षेत्रों में ये मतदान चल भी रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेकंड फेज है। अगर अमरोहा की बात करें तो 60% मतदान अमरोहा में अब तक पड़ चुका है। सहारनपुर, मुरादाबाद में 56% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अच्छा ये जो 9 जिले हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और आने वाले फेजेस में क्या होगा चुनावों के एक अहम कड़ी उसकी यहां से भी जुड़ेगी और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।